वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं पी वाई क्यू सीरीज़। तो जो ये पी वाई क्यू सीरीज़ है, यूजीसी नेट हिंदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ यूजीसी नेट तक ही सीमित नहीं है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सेट जैसी परीक्षाओं के लिए, सेट हिंदी या फिर पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी टेट एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। आराम से इन प्रश्नों को देखिएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को इस चीज़ से भी अवगत कर देता हूँ कि काफ़ी लंबे अंतराल के पश्चात आपको जो चैनल पर वीडियो उपलब्ध हो पाई है। कुछ निजी कारण थे जिस कारण आपको वीडियोस उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। इसके लिए देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर अभी तक आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, उनके साथ जुड़िएगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं और पेड भी बने हुए हैं। अगर आप पेड में एनरोल नहीं हो सकते तो जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं यूजीसी नेट हिंदी के लिए या फिर एलटी टेट एलटी कमीशन पीजीटी हिंदी के लिए, उनके साथ जुड़िए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। ठीक है, वहाँ पर जुड़े होंगे, कोई भी अपडेट होगा, कोई भी स्टडी मैटर होगा, वो आपको निरंतर दिन प्रतिदिन मिलते रहेंगे। वीडियोज़ के लिए क्या होता है, समय निकालना पड़ता है, परंतु जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, अगर उस पर जुड़े होंगे तो आपको बिना किसी कारण से, बिना किसी पाबंदी से वीडियोस या फिर पीडीएफ मैटर या फिर जो हमारी साइट्स के मैटर वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बेझिझक आप जुड़िएगा। जो ये सीरीज़ है हमारी, इसमें आपको 10,000 प्लस पी वाई क्यू के क्वेश्चंस मिलेंगे जो हिंदी साहित्य की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज की जो वीडियो है ये पार्ट 1 रहेगा, और जो ये लेक्चर रहेगा व्याख्यात्मक रहेगा, जहाँ पर मुझे लगेगा कि आपको व्याख्या पूर्ण देनी है, वहाँ पर पूर्ण दूंगा, अन्यथा नॉर्मल ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि हर एक परीक्षा जो हिंदी साहित्य से संबंधित होगी उसके लिए आप इसमें जुड़ सकते हो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को ज़रूर करिएगा। वीडियोस को शेयर करना है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जो देखिए, पेड मेंबर्स हैं उनको पीडीएफ मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, अगर जो पेड नहीं है उन्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमारा जो साइट है या फिर ब्लॉग है उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं उन्हें पढ़ सकते हो। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, पम चरियु किसकी रचना है। आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंद बरदाई। इनमें से किसकी रचना होगी पम चरियु। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, स्वयंभू की रचना हो जाएगी पम चरियु। अगर आपसे पूछा जाएगा किस भाषा में रचना या पुस्तक को लिखा गया है, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है इसे, और ये रामकथा पर आधारित एक महाकाव्य है। स्वयंभू इन्हें अपभ्रंश के महान कवि के तौर पर भी जाना जाता है। जो ये पमचर्यु रचना है, इसमें कुल 52 सर्ग हैं, और पदों की संख्या की बात करें तो 12,000 प्लस इसमें पद मिलेंगे। और इस रचना को पूरा किसके द्वारा किया गया था, स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूरा किया था। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिए 2, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कवितावली है किसकी रचना होगी, तो ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना होगी। इसके उपरांत ये पूछा गया है कि जो इसकी भाषा क्या है। तो दिए गए विकल्पों में अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, बुंदेली, कौन सी इसकी भाषा होगी। जब भी आपको हमारे वीडियोस मिलते हैं तो उसमें आपने कॉपी पेन ज़रूर लेकर रखना है साथ में। क्यों? क्योंकि जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलते हैं वो आपके लिए लाभ प्रदान करेंगे, इसलिए कॉपी पेन को ज़रूर साथ में रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं। तो देखिए, दूसरे में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा जो कवितावली है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसी के साथ साथ जो अन्य इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं तुलसीदास की, उसमें नाम आता है रामचरितमानस का। इसी के साथ साथ रामलल्ला नहछु। इसी के साथ साथ रामाज्ञ प्रश्नावली। इस तरह की अन्य रचनाएं भी इनकी आती हैं। भाषा की बात करें रामचरितमानस की तो वो होगी आपकी अवधी भाषा का महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ देखिए थोड़ी सी व्याख्यान दिए भी गए हैं कि जो कवितावली है इसकी भाषा
ब्रजभाषा होगी। रामचरितमानस इसकी अवधि हो जाएगी। रामचरितमानस में कितने खंड या काल हैं? तो इसमें 7 खंड होंगे। कवितावली काफ़ी महत्वपूर्ण रचना होगी आगामी परीक्षा हेतु। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 3 में खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जो सुनीति कुमार चटर्जी हैं उनके द्वारा खड़ी बोली के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया गया था? विकल्प हैं जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी या फिर रेखता। साथ साथ में अपने भी उत्तर लगाते जाइए आप। ये भी आप कमेंट करके बताना आप लोगों को लाइव लेक्चर चाहिए या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर ही आपके लिए ठीक रहेंगे। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा जो शब्द प्रयोग में लाया गया है तो वो होगा जनपदीय हिंदुस्तानी। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें खड़ी बोली के लिए, हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण और परिनिष्ठित रूप है खड़ी बोली, जिसका विकास दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ। यह शॉर्टसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई और आधुनिक हिंदी व उर्दू की पूर्वज है। इसका नाम इसके तीखे खड़े उच्चारण के कारण पड़ा। ज़रूरी नहीं है कि यही कारण, कई और कारण भी हो सकते हैं। और इसे कौरवी, हिंदुस्तानी, साधु हिंदी के नामों से भी जाना जाता है। आज यह उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है और साहित्य, सिनेमा व मीडिया में इसका व्यापक उपयोग होता है। इसका जो देखिए भौगोलिक विस्तार अगर हम देखें तो ये दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। नामकरण हमने इसका देख लिया है। उत्पत्ति की बात करें तो शौरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। उच्चारण की बात करें तो इस बोली में कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं सुनने में थोड़ी तीखी या खड़ी लगती हैं। जैसे पानी को पानी भी बोला जाता है, ठीक है ना, इस तरह के। बाकी जो हम एक दूसरे से वार्तालाप इस समय भी कर रहे हैं तो ये खड़ी बोली ही है। थोड़ा सा ये अब इसका रूप परिवर्तित हो गया है, पहले इसे खड़ी बोली कहा जाता था। इसमें हम महत्वपूर्ण रचनाकार के तौर पर, महत्वपूर्ण कवि के तौर पर बात करें कि सबसे पहले किसने रचनाएं लिखी, तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। अमीर खुसरो को इस भाषा का जन्मदाता कहा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। जो शुरुआती दौर के महानायकों में आते हैं तो मुंशी सदा सुखलाल और इसके उपरांत लल्लू जी लाल और इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और भी फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि जो भारत की संविधान सभा ने कब हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949 को। बाकी सुनीति कुमार चटर्जी के बारे में भी यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दी गई है। 1890 से लेकर 1977 तक इनका समय था। ये अपने समय के जाने माने भाषाविद और साहित्यकार थे और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ा विस्तार के साथ पढ़ना है। फिर प्रश्न देखिए 4। यहाँ क्या पूछा गया है? सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है? सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में जो आराध्य होता है, जिसे पूजा जाता है, उसे किस रूप में देखा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दीजिए। तो उत्तर आपने शायद देख लिया, कोई बात नहीं। विकल्प में है यहाँ गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में। तो उत्तर देख लिया, खैर कोई बात नहीं, परंतु फिर भी आपको बता देता हूँ। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, प्रेमिका के रूप में सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को देखा जाता है।
इसको भी अगर आपने विस्तार से पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कर लेना। चलिए, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो ऊपर ये हो गया। एक और बात ध्यान रखना, जो सूफी प्रेमाख्यान का काव्य ग्रंथ हैं, तो उसमें जो किस रस की प्रधानता होती है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। और ये रहस्यवादी और गूढ़ अर्थ लिए होते हैं इनके जो ग्रंथ होते हैं। इनमें देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं, जो प्रमुख रचनाएं हैं सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत, उसमें नाम आता है मुल्ला दाऊद की चंदायन। इसे सूफी परंपरा की पहली रचना भी माना जाता है। दूसरा जो नाम आता है जायसी, जायसी से तात्पर्य है मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम। फिर आते हैं मंजन, इनकी होगी मधुमालती। उस्मान इनकी चित्रावली। नूर मोहम्मद इनकी अनुराग बांसुरी। अगला प्रश्न है यहाँ 5। ज़्यादा प्रश्न हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, प्रश्न होंगे, वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। प्रश्न संख्या 5, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? विकल्प है यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो जो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। डॉक्टर नगेंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनकी पंक्तियाँ याद रखना। अब हालांकि यूजीसी नेट में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते, परंतु अन्य कोई भी परीक्षा होगी वहाँ पर आपसे ये प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। अब देखिए, फैक्टों की तरफ जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ये छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि के तौर पर इन्हें जाना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को रहस्यवाद का पर्यायवाची मानते हुए इसे नकारात्मक प्रवृत्ति के रूप में देखा है। जयशंकर प्रसाद, इन्हें कुछ आलोचकों के द्वारा छायावाद का प्रवर्तक भी स्वीकार किया जाता है, परंतु सर्वमत की बात करें तो सर्वमत भी इसी ओर है कि जयशंकर प्रसाद ही छायावाद के प्रवर्तक हैं। बात करें अगर हम छायावाद की, मोटे मोटे तौर पर 1918 से 1936 का समय ये छायावाद का है। इसमें जो प्रमुख लेखक या कवि के तौर पर जाने जाते हैं, उनमें नाम होगा जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिए, ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। कल्पना की प्रधानता है, स्वच्छंदता यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना भी देखने के लिए मिलती है। अब देखिए, प्रमुख रचनाओं की बात करें, जो जयशंकर प्रसाद है इनकी है कामायनी और आंसू। कामायनी तो खड़ी बोली का महाकाव्य स्वीकार किया गया है, 15 इसमें सर्ग होंगे। अगर निराला की रचनाओं की बात करें तो राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो पल्लव होगी। एक एक रचनाओं का मैं बता रहा हूँ। महादेवी वर्मा, इनका यामा हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं आते? आपको ध्यान होगा, मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया है। जब ये प्रश्न आता है, मैं बार बार आपको अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। जो मिश्र बंधु विनोद है, इसे 3 रचनाकारों के द्वारा लिखा गया है, जिनमें नाम आता है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। परंतु जो विकल्प 1 है कृष्ण बिहारी मिश्र, ये नहीं आते, इनका आपने ध्यान रखना है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी मिश्र शामिल नहीं हैं। मिश्र बंधुओं में 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इनकी प्रसिद्ध रचना है मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न देखिए, रस गंगाधर के रचयिता कौन हैं? रस गंगाधर, तो जो पुस्तक है, ग्रंथ है रस गंगाधर, इसके रचनाकार हो जाएंगे, दिए गए विकल्पों में है अभिनव गुप्त, दंडी, पंडित जगतनाथ, आचार्य विश्वनाथ। रस गंगाधर के रचनाकार हो जाएंगे
पंडित जगन्नाथ विकल्प सी। जो ग्रंथ है रसगंगाधर काफ़ी महत्वपूर्ण है। समय की बात की जाए दोनों की तो 17वीं शताब्दी का ये समय रहा है। और जो ये साहित्य शास्त्र या फिर संस्कृत साहित्य शास्त्र की मौलिक और प्रमाणिक रचना स्वीकार की गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तार सप्तक की बात करें तो अभी तक 4 तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं और सभी का जो प्रकाशन किया है अज्ञेय के द्वारा किया गया है। विकल्प देखिए, यहाँ पर बात की जा रही तार सप्तक जो वो 1943 वाले की, जो प्रथम तार सप्तक के तौर पर भी जाना जाता है। विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक जो 1943 में आया था, इसके कवि के तौर पर नहीं जाने जाते। ये द्वितीय तार सप्तक के कवि के तौर पर जाने जाते हैं। बाकी गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, ये तीनों ही तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि होंगे। देखिए, जो 1943 में तार सप्तक आया था उसमें जो शामिल हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन और रामविलास शर्मा। और जो शमशेर बहादुर सिंह हैं ये दूसरे तार सप्तक जो 1951 में आया था उसके कवि होंगे। प्रश्न देखिए, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। विकल्प में है विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, आधा गांव, मैला आंचल। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प जो शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित गांव है तो ये हो जाएगा राग दरबारी। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करें कि जो राग दरबारी है किसकी रचना हो जाएगी, श्रीलाल शुक्ल की व्यंग्यात्मक रचना होगी। किस विधा में रची गई है, उपन्यास विधा में रची गई है। स्थान क्या है, शिवपालगंज जो उत्तर प्रदेश का एक कस्बा होगा। जो यह उपन्यास है ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में गरीबी और भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें शिवपालगंज को केंद्र मानकर पूरे देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। जो ये उपन्यास है इसका जो प्रकाशन वर्ष का समय है 1968 है और 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस रचना को प्राप्त हुआ था। इसमें क्या जिक्र मिलता है, जो ये उपन्यास है इसमें स्वतंत्रता, उत्तर भारतीय ग्रामीण जीवन के भ्रष्टाचार, मूल्यहीनता, आदर्शवाद की हार को दर्शाता है। ये उपन्यास में एक आदर्शवादी छात्र रंगनाथ के अनुभवों को दिखाया गया है। ध्यान रखिए, रंगनाथ जो अपने चाचा वैद्य जी के साथ शिवपालगंज नामक गांव में रहकर गांव की संस्थाओं में फैले भ्रष्टाचार और सामाजिक व राजनीतिक पतन को देखता है। उपन्यास का सार यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक शोध छात्र जिसका नाम रंगनाथ है कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश के एक काल्पनिक गांव शिवपालगंज में रहने आता है। वह देखता है कि उसके चाचा वैद्य जी गाँव के स्कूल, ग्राम पंचायत और सरकारी दफ्तरों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। रंगनाथ का आदर्शवाद गांव के यथार्थ और भ्रष्टाचार के सामने हार जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। व्यंग्य यह उपन्यास स्वतंत्रता, उत्तर भारत में संस्थाओं के भ्रष्टाचार और नैतिक पतन पर एक तीखा व्यंग्य है। यह बुद्धिजीवियों की बेबसी को उजागर करता है, जो अपराधियों, राजनेताओं और पुलिस के भ्रष्ट गठजोड़ के सामने खड़े होने की कोशिश करते हैं। और इसे 1968 में लिखा गया था या प्रकाशित किया गया था। 1969 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये भी ध्यान रखिए। और देखिए 1986 में इसे दूरदर्शन धारावाहिक के तौर पर भी रूपांतरित किया गया था। भाषा कैसी है इसकी,
उपन्यास की भाषा अपनी निर्मलता और व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम श्रीलाल शुक्ल की बात करें तो इनका जन्म 31 दिसंबर 1925 को हुआ और मृत्यु 28 अक्टूबर 2011 में। और ये व्यंग्य लेखक होंगे। यहाँ पर देखिए इनके 10 उपन्यास है, 4 कहानी संग्रह है, 9 व्यंग्य संग्रह है, 2 विनिबंध नहीं निबंध हैं, एक आलोचना पुस्तक होगी। इनकी जो प्रमुख देखिए उपन्यासात्मक कृतियाँ होंगी उनमें नाम है सोनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998, बब्बर सिंह और उनके साथी 1999, राग बिराग, यह घर मेरी नहीं, सुरक्षा और अन्य कहानियाँ। इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। अंगद का पाँव इनका प्रसिद्ध निबंध है 1958। आओ बैठ ले कुछ देर व्यंग्यात्मक कृति है। जहालत के 50 साल, खबरों की जुगाली, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं होंगी। यहाँ देखिए अंगद का पाँव इनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है 1958 का। इसी के साथ साथ खबरों की जुगाली हो गया। ये विस्तार से यहाँ पर दिया गया है, आप वीडियो को पॉज कर लेना और विस्तार से पढ़ लेना। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है 10। भर्तमुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? भर्तमुनि काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, तो बताइए 10, 5, 3, 7। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, भर्तमुनि के अनुसार काव्य में 10 गुण होते हैं। 10 गुण होते हैं और 10 दोष होते हैं, ये स्वीकार किए गए हैं। देखिए कौन कौन से हैं? श्लेष, प्रसाद, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता, क्रांति और कांति। भर्तमुनि के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा नाट्यशास्त्र। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर की गई है, आप व्याख्या को भी पढ़ सकते हो। तो मित्रों कुछ इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर था। वीडियो को समाप्त करने से पहले कुछ एक आपको जानकारी दे दूँ मैं कि अब देखिए हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुका है, जिसमें क्या होता है हर दिन आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए मिलता है। एक ये चीज़ होती है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर आपको यूजीसी नेट हिंदी जेआरएफ के जो पीवाईक्यू हैं 2014 से 2025 तक का, उसका पीवाईक्यू के तौर पर 20-25 प्रश्न डेली पढ़ने के लिए मिलते हैं और वो व्याख्यात्मक होते हैं। और जो भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। नवंबर 2025 के लिए बैच चला हुआ है। अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है 76 517 294, ये व्हाट्सएप नंबर है। ये जो बैच चलेगा ये चलेगा आपकी परीक्षा तक, नवंबर 2025 तक। वन टाइम पेमेंट आपने इसमें करनी है, बहुत ही कम चार्जेस रखे गए हैं। और इस जो व्हाट्सएप ग्रुप में है जो भी स्टडी मैटर उपलब्ध करवाया जाता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से ही उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आप इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो समय रहते आप इसमें एनरोल हो जाइएगा। बाकी LT कमीशन के लिए हमारे नोट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर डेमो पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी गई है पीडीएफ में, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हो। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है किसी भी परीक्षा हेतु, तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप जुड़ जाइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।